नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन सामान्य विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से। प्रत्येक प्रश्न को मैं आपको व्याख्या सहित बताऊंगा ताकि जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर रहेंगे वो भी आपके साथ क्लियर हो जाए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रेयोन। जो रेयोन है ये कृत्रिम रेशे का उदाहरण है। इसके अलावा एक और उदाहरण आप ध्यान में रखिएगा, उसका भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 भी कृत्रिम रेशा है दोस्तों, जिसका प्रयोग कृत्रिम रेशम बनाने के लिए किया जाता है। तो रेयोन तथा नाइलॉन 66 ये दोनों कृत्रिम रेशे हैं जिनका उपयोग कृत्रिम रेशम बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या से। जो प्रोटॉन की संख्या होती है किसी तत्व में वही क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी परमाणु में जो द्रव्यमान संख्या होती है दोस्तों, जिसे अपन ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि किसके इक्वल होती है, तो उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या यानी कि प्रोटॉन प्लस उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या भी बोलते हैं, जिसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, CaCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा CO3 गैस, जिसे अपन बोलते हैं कार्बन ट्राइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पौधे की बीमारी साइट्रस केकर किसके कारण होती है। तो जो साइट्रस केकर बीमारी होती है पौधे में, ये जीवाणु के कारण होती है यानी कि बैक्टीरिया के कारण होती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसका सही उत्तर हो जाएगा, लाइसोसोम। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है इनमें, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लार ग्रंथि। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रश्न की आप व्याख्या देख लीजिए। बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो श्वेत ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, एकरत ग्रंथियां, ये सभी बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। जबकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं दोस्तों, तथा इनकी एग्जाम्पल हैं पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवर्ग ग्रंथि। तो व्याख्या भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, यदि चार गेंदों ए बी सी और डी के कुछ द्रव्यमान समान हो और उनके आयतन का क्रम ए बी सी डी हो, तो इनमें से उच्चतम और न्यूनतम घनत्व वाली गेंद कौन सी होगी। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सभी गेंदों का घनत्व समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि द्रव्यमान क्या दे रखा है, समान दे रखा है, तथा आयतन कांस्टेंट है। और रो बराबर यानी कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, यानी कि m बटा v होता है। तो फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है आपसे घनत्व का, तो आप इसी से निकाल सकते हो। द्रव्यमान का तो हो गया m किस पद्धति में किलोग्राम, और आयतन का हो गया मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। तो चुंबकीय फ्लक्स की कौन सी इकाई हो जाएगी यहाँ पर, तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा वेबर।
वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु में गति के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होती है उसे अपन कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। जबकि किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसे अपन कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पौधे जो कड़ी सर्दी में भी जीवित रहते हैं तथा उन्हें प्रतिवर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधे बारहमासी पौधे कहलाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बारहमासी पौधे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। ये बीज को सुरक्षित रखने के लिए फल को विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिनके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है? तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाएगा? समरूप मिश्रण कहलाएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, समरूप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, अर्ग, जूल, कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां हैं? तो अर्ग, जूल, कैलोरी ये सभी ऊर्जा की इकाइयां हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्जा। 15वां प्रश्न है दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? तो आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? तो ये मात्रक हीन राशि होती है दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई इकाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो अभी बताया मैंने आपको, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम का क्या कार्य होता है पौधों में? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन करना। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वह एक प्रकार के अणुकणों से बनी होती हैं? तो वो होता है अपने पास तत्व। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, IRNSS का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है दोस्तों इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, किट्टूर कर्नाटक, ये जो किट्टूर हैं ये कर्नाटक में स्थित हैं। किट्टूर कर्नाटक की पूर्ववर्ती राजकीय राज्य की रानी जिन्होंने क्षेत्र में भारतीय नियंत्रण को कायम रखने तथा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के विरुद्ध में वर्ष 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध मोर्चा उठाया था परंतु हार गई थी, का नाम क्या है? तो ये जीके का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रानी चेन्नम्मा। जो रानी चेन्नम्मा है इनका संबंध किट्टूर कर्नाटक की पूर्ववर्ती राजकीय राज्य से है। यहाँ की रानी थी दोस्तों जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के विरुद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध मोर्चा उठाया था 1824 में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, यह कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के 4 प्रमुख कारण M4 मिलिट्रिज्म, A4 एलायंसेज, I4 इम्पीरियलिज्म एवं N4 थे। तो N4 क्या था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नेशनलिज्म। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये भी जीके का प्रश्न है, यहाँ पर आपके ऐड हो गया है ये, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक, जिसे अपन कहते हैं पॉलीमर, बहुलक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है, से बनाया जाता है? तो कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23,
किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? इसके बारे में मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है और आपको पता भी होगा। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है अपने पास प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से संदर्भित की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है? तो हो जाएगी अपने पास H2S गैस। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। मछली से प्राप्त कोड यकृत यानी कि लीवर तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक अच्छा समृद्ध स्रोत है? तो मछली के तेल से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठकीय हृदय वाला होता है? तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा मछली। जो मछली का हृदय होता है ये द्विकोष्ठकीय हृदय होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी अन्य बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। चार कारें ABCOD एक ही वेग से गतिशील हैं। जो चारों कारें हैं दोस्तों एक ही वेग से गतिशील हैं, अर्थात इनका जो वेग है वो समान है यदि उनके द्रव्यमान A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D क्रम में है। अर्थात जो ए कार है इसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, फिर उससे कम B का है, फिर उससे कम C का है, फिर सबसे कम D का है, क्रम में है। तो इनमें से किस कार की गतिज ऊर्जा उच्चतम होगी? तो यहाँ पर किस प्रकार से आप आंसर निकालोगे? गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है अपने पास? 1/2 mv² होता है। जो v है दोस्तों यहाँ पर क्या है? समान है। तो ये v अपने पास कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है। तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि किसके समानुपाती हो जाएगी? m के, यानी कि द्रव्यमान के। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अब यहाँ पर कौन सी कार का द्रव्यमान अधिक है? तो ए कार का अधिक है। तो ए कार की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? अधिक होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि फर्स्ट सही हो जाएगा। कार ए की गतिज ऊर्जा उच्चतम होगी। जबकि न्यूनतम के बारे में पूछे तो आप बताओगे कार डी की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो त्वरण की इकाई क्या होती है? आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है अपवर्तन। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यहाँ पर जो चार युक्तियां दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विद्युत जनित्र अथवा जनरेटर। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विद्युत जनरेटर अथवा जनित्र। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32। गणितज्ञ एवं कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी की पहचान करें जिन्होंने ऐसी मशीन विकसित की जिससे किसी भी एल्गोरिथम के तर्क का अनुकरण रूपांतरित किया जा सकता है और प्रतिक्रियाओं के स्वतः चालन में उस मशीन को उन्हीं का नाम दिया गया है। तो वह थे दोस्तों एलन ट्यूरिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। पुरातत्वविज्ञों का पारंपरिक रूप से मानना है कि मानवता का जन्म स्थान है। तो मानवता का जन्म स्थान किसे माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका को। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो की थी चार्ल्स बेबेज ने। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन विद्युत का चालक नहीं है?
4 यहाँ पर पदार्थ दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करता है अर्थात कुचालक है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हीरा। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, बाकी अन्य सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। 4 यहाँ पर तत्व दिए गए हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो इनमें से कौन सा तत्व है जिसके अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सल्फर, जिसे गंधक भी कहा जाता है। जो सल्फर पाया जाता है ये एसेट अणु के फॉर्म में पाया जाता है, तो इसमें सर्वाधिक अणु में परमाणुओं की संख्या है। जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन तो ये 2 परमाणुओं के रूप में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन O2 के रूप में, नाइट्रोजन N2 के रूप में तथा क्लोरीन Cl2 के रूप में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा सल्फर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 37, 4 विलयनों ए, बी, सी और डी का पीएच मान क्रमशः 2.4, 4, 5 और 5.5 है। इनमें से न्यूनतम कौन है। तो इनमें से न्यूनतम कौन है, तो वह है 5.5 वाला, यानी कि डी विलियन। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित जीवों में से कौन कूटपाद की मदद से चलता है। तो कूटपाद की मदद से कौन सा जीव चलता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अमीबा। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा अमीबा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु अथवा जिसे आप कह सकते हो बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है। तो इनमें से कौन सी जीवाणु जनित बीमारी नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको उत्तर आ जाएगा एड्स। एड्स वायरस के कारण होता है, जबकि मियादी बुखार, हैजा तथा तपेदिक यानी कि टीबी रोग ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक्सोन। एक्सोन न्यूरॉन का पार्ट नहीं है दोस्तों, बाकी अन्य सभी न्यूरॉन के पार्ट हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है। तो यहाँ पर 4 माध्यम दिए गए हैं अलग अलग, इनमें से कौन से माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होगी अर्थात आप कह सकते हो वेग अधिक होगा। तो हो जाएगा इस्पात में। इस्पात में क्यों होगा, क्योंकि इस्पात एक क्या है, ठोस है। ध्वनि की जो गति होती है दोस्तों विभिन्न माध्यमों में वो इस प्रकार से होती है, सर्वाधिक होती है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो ध्यान में रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। इसके ऑप्शन देखिए आप सभी विद्यार्थी। पहला ऑप्शन है प्लेटिनम, दूसरा है चांदी, तीसरा है सोना, चौथा है लोहा। तो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील कौन सा तत्व होता है, तो लोहा होता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCl2। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा CaCl2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित यौगिकों में से किसे कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। तो कास्टिक सोडा किसे कहते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न की व्याख्या भी है तो आप देख लीजिए एक बार। वाशिंग सोडा किसे कहा जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है, Na2CO3 को कहा जाता है। कास्टिक सोडा NaOH हो गया। नीला तोता CuSO4 को कहा जाता है, यानी कि कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। खाने का सोडा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहा जाता है, यानी कि NaHCO3 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान जीव यानी कि जिसे अपन कहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है। तो करता है दोस्तों वायरस। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा वायरस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है।
तो कोशिका का पावर हाउस कौन से कोशिकाओं को कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पीतरस को संग्रहित करता है? तो पीतरस कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में होता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा पित्ताशय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं अपन प्रेशर यानी कि दबाव। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दबाव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग होता है, यानी कि P बराबर mv होता है। इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है। तो मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का तो हो जाएगा किलोग्राम MKS पद्धति में, तथा वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम गुणा मीटर गुणा सेकंड इनवर्स किसकी इकाई होती है? संवेग की इकाई होती है। विमा पूछे तो विमा भी आप निकाल सकते हो। इसकी विमा हो जाएगी m1 L1 T-1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को शक्ति मापने की एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसके ऑप्शन देखिए। तो इनमें से कौन सी शक्ति की इकाई हो जाएगी, यह आपको बताना है। पहला है जूल, तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। पास्कल, तो ये दबाव का मात्रक होता है। वाट, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा वाट। वाट क्या है? शक्ति की इकाई है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में अपन ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है दोस्तों। जो भी प्रश्न व्याख्या सहित बताने थे वो मैंने आपको व्याख्या सहित बताए हैं। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको ये कक्षा पसंद आई होगी दोस्तों। तो कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा इस कक्षा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।